और मंच पर आज के हमारे समारोह अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी और आज के प्रमुख वक्ता पवन तिवारी जी, आदरणीय सेवा सदन जी, आदरणीय मेरी बहन कनकलता और कमलेश गुप्ता, और जिसके लिए हम यहाँ उपस्थित हुए वो नहीं होते तो शायद हम आज यहाँ उपस्थित नहीं होते, ऐसे मेरे भाई प्रकाशक राम कुमार त्रिपाठी जी, और हमेशा मंच को अपने मधुर वाणी से, सुंदर शब्दों से संजोते रहते हैं और हमेशा मंच संचालन उत्कृष्ट मंच संचालन करते हैं। ऐसे कुमार जैन साहब एक ही अच्छे वरिष्ठ गजलकार हैं, शब्दों के चितेरे हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे हर प्रोग्राम में निस्वार्थ भाव से सेवा देते हैं। और इन्होंने देते ही नहीं हैं, इन्होंने मुझसे वादा भी किया है, यदि कोई विशेष कारण नहीं रहा तो अलका जी आपके हर प्रोग्राम में मैं निस्वार्थ निःशुल्क सेवा और यहाँ पर मैं मेरे बच्चों का जिक्र करना भी बहुत जरूरी समझती हूँ। मेरे सुपुत्र अश्विन पांडे, मेरी बेटी आरती पांडे, इन लोगों ने मुझे उस समय इतना संभाला जब मिस्टर पांडे मुझे इस दुनिया में छोड़ के चले गए थे। तब तो ऐसा लग रहा था जैसे ये दुनिया थम गई है, अब कुछ आगे काम होगा नहीं। लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सबल दिया। उन्होंने मुझे कहा कि माँ तू घर नहीं बैठेगी, जिस तरह से पहले जीती थी आज वैसे ही जीतेगी, और घर की चिंता मत करना। मेरे बेटे में इतना दम है कि घर आज भी चला सकता है। वो साहस मुझे उन्होंने दिया, जिसकी वजह से आज मैं फिर यहाँ पे खड़ी हूँ आपके सबके साथ में। और अपने बारे में क्या कहूँ, अपने लिए कुछ कहने के पहले किसी की तो पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं, मैं कहूँगी। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर, डर मुझे भी लगा मेरा फासला देखकर, मैं कदम आगे बढ़ाती रही रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरे करीब मंजिल मेरा हौसला देखकर। सबसे पहले नई मुंबई की धरती को भी नमन करती हूँ और साहब आप सबके स्नेह को भी नमन करती हूँ, आपके प्रोत्साहन को नमन करती हूँ। हम सभी के हौसले की वजह से ही आज पुनः मैं आप सबके समूह के यहाँ पर खड़ी हूँ इस स्थिति में। सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगी हमारे वरिष्ठ कवि भाई त्रिलोचन सिंह अरोड़ा जी का, जिनका हौसला आज से नहीं है, बहुत सालों पहले से मुझे मिलता रहा है। अलका जी, इस पुस्तक के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, स्पेशली यंग जनरेशन के लिए? आज हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से भटक रही है। हम परिवारों में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रभाव उनके ऊपर आ गया है कि उनको पढ़ने की धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि वो पढ़ने की आदत डालें और जो हमारे संस्कार हैं उनमें वो संस्कार आए, वो जो तिरोहित होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं यदि वृद्धाश्रम में जाती हूँ तो वहाँ भी देखती हूँ कि बड़े बड़े घरों के माता पिता ज़्यादा वृद्धाश्रम में हैं, बल्कि झोपड़पट्टी के माँ बाप तो अपने बेटों बच्चों के साथ में रहते हैं। लेकिन जितना बड़ा धड़ाढ्य परिवार है, उनके बच्चों के पास समय नहीं है कि अपने माता पिता की सेवा कर सकें। एक मेरे पास अभी लेटेस्ट एक किस्सा ऐसा आया कि एक बेटी फॉरेन में है, माँ यहाँ पे अकेली है, उसने 4 केंद्र लगवा दिए हैं, 3 नौकरानियाँ रख दी हैं जिनका समय चेंज होता है, और वो केंद्र से माँ को देखती है, नौकरानियों को समझाती है। पर ये क्या जीवन है? वो अपनी माँ को अपने साथ भी ले जा सकती है, हो सकता है उसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि वो अपनी माँ को अपने साथ न रख पाती हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन माँ बाप ने, जैसे पहले कहावत थी कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकता है, पर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज की स्थिति ये हो रही है और हमें बच्चों में ये सिखाना है कि यदि आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो ये समाज धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। आज जैसे हम समाज में देख रहे हैं कि बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, शादी करते हैं तो बच्चे पैदा नहीं करते, कुत्ते और बिल्लियों को पाल रहे हैं और उनको ही अपना बेटा बना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मतलब हम देखेंगे हमारे भारतवर्ष में कितना विसंगति पैदा हो रही है। तो हम लेखक के द्वारा ही, लिखने के द्वारा ही इन चीजों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये कहते हमारे चैनल में वेद का महल, इस तरह का जो आपने बुक लॉन्च किया और कितना बुक अभी तक का मार्केट में आपका जो बुक लॉन्च हुआ और क्या
आपने ऐसा सोचा जो इतनी बढ़िया, काफ़ी लोग तारीफ सराहना कर रहे हैं, क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं यही संदेशा देना चाहूँगी कि एक लेखक जो होता है, जो लेखक एक होता है, वो जो अपने आस इर्द गिर्द देखता है, महसूस करता है, उसके बारे में सोचता है, और जो समाज की विसंगतियाँ होती हैं उनके ऊपर ही वो अपनी कलम चलाता है। तो मैंने भी यही किया है। मेरे समाज सेवा करते समय जो जो मेरे नज़रों में आया या मैंने उनको लोगों को भोगते हुए देखा, समझा, उन्हीं को मैंने अपनी कल्पनाओं के जरिए शब्दों में उतार कर उसको विस्तार दिया और एक कहानी का रूप देकर पाठकों के समक्ष लेकर आई। दर्शकों को एक शेर सुनाना चाहिए। मैं आज अगर कोई शेर बोल सकता हूँ तो वह यही है जो अलका जी के रेत के महल से प्रभावित है। मैं कहूँगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठियो वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। क्या बात है, धन्यवाद। एक इसी तरह आप भी थोड़ा लाउड में और एकदम आपकी। मेरी मंजिल मेरा हौसला। जी, मैं डॉक्टर कनकलता तिवारी, नई मुंबई से। मैं एक रचनाकार के नाते दूसरे रचनाकार को बधाई देना चाहूँगी कि वो नवी मुंबई के एक बहुत संभावनाशील लेखिका हैं और उनका जो कहानी संग्रह है वो सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वो जीवन के अनुभव से निकली हुई कहानियाँ हैं। और उनको जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पीड़ा को, उनकी भावनाओं को हम महसूस करते हैं। और उन्होंने जो नाम रखा है रेत का महल, तो उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम रेत के महल बनाते रहते हैं और कोई भी जो घटना होती है तो हमारा साहस टूट जाता, हमारा महल टूट जाता है। इनकी कहानी ये संदेश देती कि नहीं, हमें रेत की तरह भरभरा कर नहीं गिरना है, उससे फिर नया महल खड़ा करना है। तो आशाओं और संभावनाओं से भरी कहानियाँ हैं और बहुत खूबसूरत कहानियाँ हैं उनकी। और मैं अलका पांडे जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। नवी मुंबई की एक बहुत सशक्त लेखिका है और सशक्त समाज सेविका भी। सर, क्या कहना चाहिए? आज बहुत हर्ष का विषय है जो आर.के. पब्लिकेशन समूह मुंबई द्वारा इस किताब का प्रकाशन हुआ है और आज के कार्यक्रम में डॉक्टर दयानंद जी के हाथों इसका विमोचन हुआ। पवन तिवारी जी, शिवा शरण प्रसाद जी जैसे दिग्गज लोग यहाँ बैठे थे, साहित्यकार। और मैं बताऊं कि ये पुस्तक जो है आम जनजीवन की कहानियाँ हैं जो हमारे समाज में आसपास फैली हुई हैं। हर एक कहानी एक ऐसे विषय को छूती है जो हम आप महसूस करते हैं। तो अलका पांडे जी का जो लेखन है वो समाज सेविका रही हैं, समाज से जुड़ी रही हैं, तो उनकी रचनाओं में भी वही चीज़ें झलकती हैं। तो आज एक ये बहुत हर्षित करने वाला समय रहा है और मैं अलका पांडे जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने इस अच्छी पुस्तक का लेखन किया है और एक समाज को एक नई दृष्टि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है। आज जैसे कि रचनाकार अलका पांडे जी ने इतना बढ़िया दर्शकों के लिए जो काफ़ी लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ है, क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से जो आपका सफर है? सबसे पहले मैं डॉक्टर अलका पांडे जी को बधाई देता हूँ कि रेत का महल जैसा बढ़िया कहानी संग्रह उन्होंने लोगों को दिया है। मैं अलका जी को वर्षों से जानता हूँ कि वह एक बहुत बड़ी समाज सेविका हैं और उसके साथ एक बड़ी लेखिका बन गई हैं। वो उन्होंने इस पुस्तक में जो 18-19 कहानियाँ लिखी हैं, यह एक भी कहानी काल्पनिक नहीं है। यह उनके अनुभवों पर आधारित कहानी है और कहानी सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि आज स्त्रियों की समस्याएं, युवकों की समस्याएं, भारतीय संस्कृति की समस्या, सभी पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने बहुत सारी समस्याओं का इसमें कहानियों के माध्यम से समाधान भी दिया है।
इसलिए ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। और रेत का महल जो कहानी है वह एक आधुनिक युवती के चरित्र पर आधारित है। वह सोचती है कि वो बहुत सुंदर है और अंत में उसकी सुंदरता के बावजूद उसका बॉयफ्रेंड ही उसे रिजेक्ट करता है। लेकिन अलका जी की कहानी की विशेषता है कि वह टूटती नहीं है, बल्कि वह बदला लेने के लिए ज़्यादा मेहनत करती है। मेहनत करके वह उसे दिखाना चाहती है। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, सभी कहानियों में रोष तो है, गुस्सा है, लेकिन रोष और गुस्सा बिगड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वह बनने वाला गुस्सा है। इसलिए ये कहानियाँ आज के युवाओं के लिए, आज के परिवार के लिए, आज के युवतियों के लिए, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद सर। थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। अरे इनका ले लो। तो ठीक है, करते हैं ना। कितना चिल्लाने पीछे। सर जी, आपका स्वागत है। क्या संदेशा देना चाहेंगे आज जो पुस्तक का लॉन्चिंग किया गया है? काफ़ी नमस्कार, मेरा नाम अश्विन पांडे है और मैं श्रीमती अलका पांडे जी का सुपुत्र हूँ। मेरे लिए तो आज बहुत गर्व की बात है कि आज मेरी मम्मी की 15वीं पुस्तक का विमोचन हुआ है। और ये पुस्तक मेरे लिए बहुत ख़ास इसलिए भी है क्योंकि ये कहानियों का संग्रह है और ये कहानियों का मैं हिस्सा रहा हूँ। बचपन से मैंने इन कहानियों को, इन सिचुएशंस को मैंने घटित होते हुए देखा है हमारे घर में, हमारे सामने, और घटित होते हुए देखा है और इसलिए बहुत ख़ास है। और आज जब मैंने किताब पढ़ी है तो उन कहानियों में वापस अपने बचपन में गया, उन कहानियों को मैं वापस जिया हूँ और एक नया दृष्टिकोण मैंने देखा, मैं एक उन कहानियों का एक अलग रूप मैंने देखा और बहुत कुछ आज मैं सीखा हूँ। और मैंने देखा कि कैसे अलका जी इन सब चीज़ों को अलग से देखती थी और इस व्यथा को या उस पीड़ा को वो कैसे समझती थी, गहराई से समझती थी। और बस इन्हीं पीड़ा और गहराइयों का नाम है रेत का महल। धन्यवाद। थैंक यू। सर, आप भी दो शब्द। रेत के महल के टाइटल के बारे में, और आपने इस तरह से परिस्थितियों से इस नाम को चुना। नहीं, रेत का महल तो इसलिए चुना गया कि हर मानव अपने मन में कुछ विचार बनाता है और हमेशा कुछ ना कुछ रेत के महल खड़े करता है और वो धाराशायी भी होते हैं, फिर उनको करता है। तो जब वो कहानी में लिख रही थी तो उसके जो सपने टूटे थे, उसका जो घमंड टूटा था, तो मेरे विचार में यही आया कि उसके रेत का महल जो उसने इतने दिनों से खड़ा किया था वो चूर चूर हो गया। उसकी जो संभावनाएं थी, जैसे जिस तरह से वो सोच रही थी कि मैं तो किसी भी लड़के को रिजेक्ट कर दूंगी, और यही मन में प्लान बनाती थी कि मैं ही उसको रिजेक्ट करूंगी, लेकिन जब उस लड़के ने उसको रिजेक्ट कर दिया तो वो मतलब उसका रेत का महल टूट गया। तो उस वजह से मैंने उसको रेत का महल लिखा कि इस तरह से टूटता है। और ये घटना बताती हूँ कि एक लड़की मैं जानती हूँ जिसके पहले बहुत रिश्ते आते थे, वो रिजेक्ट करती थी उनको, आखिर में वो कुंवारी रह गई, उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन यहाँ पे मैंने कहानी को मोड़ दिया है और वहीं से ये प्रेरणा मुझे मिली कि अपने रूप के घमंड में वो लड़कों को कैंसिल करती जा रही थी और उसकी फिर लास्ट में ये हो गया कि उसको शादी भी नहीं हुई, यहाँ तक कि उसको दूसरे पति या जिनकी पहली बीवी मर गई ऐसे लड़के भी नहीं मिले आज तक, मतलब वो कुंवारी ही रह गई। तो उसको मैंने थोड़ा घुमा फिरा के कहानी का रूप दे के ये बता दिया। धन्यवाद। एक स्लोगन बोलना चाहेंगे अभी जो बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? काफ़ी खुशी दर्शकों से मिली है और यहाँ के जो सभी आए हैं आपने ऐसी अपनी वाणी से सभी के बीच में अपना, इसके पहले भी काफ़ी लोगों के बीच में आप जो अपनी बात को रखते, काफ़ी लोगों को खुशी मिलती है। आज जैसे कि क्या संदेशा देना चाहेंगे इस पुस्तक को लेकर? रेत का महल पुस्तक के लिए संदेश कम है। मैं आह्वान कर सकता हूं कि कोई हर व्यक्ति इसको पढ़े, न केवल पढ़े बल्कि उसको समझे, क्योंकि आज कमी उसी चीज़ की है कि हम पढ़ते हैं लेकिन उसको आत्मसात नहीं करते हैं। तो जो भी पढ़ने वाले हैं या सुनने वाले, उनसे मैं यही कहूँगा, चाहे रेत का महल हो या और कोई साहित्य रचना हो,
उसको भले ही एक पृष्ठ पढ़े, लेकिन उस पृष्ठ को ये समझ के चले कि उनकी जीवन की कहानी है, और उसमें अगर उतरेंगे तो निश्चित रूप से परिवर्तन संभव है। अन्यथा सिर्फ पेज पलटने से, किसी का मन रखने के लिए पेज पलटने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप उन पन्नों में लिखे हुए शब्दों के साथ अपने आप को नहीं जोड़ें। अलका जी, इस पुस्तक के माध्यम से आप जनता को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, स्पेशली यंग जनरेशन के? आज हम देख रहे हैं कि युवा पीढ़ी अपने संस्कारों से भटक रही है। हम परिवारों में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना प्रभाव उनके ऊपर आ गया है कि अभी उनको पढ़ने की लत धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हम यही चाहेंगे कि वो पढ़ने की आदत डालें और जो हमारे संस्कार हैं उनमें वो संस्कार आएँ, वो जो तिरोहित होते जा रहे हैं। क्योंकि मैं यदि वृद्धाश्रम में जाती हूँ तो वहाँ भी देखती हूँ कि बड़े बड़े घरों के माता पिता ज़्यादा वृद्धाश्रम में हैं, बल्कि झोपड़पट्टी के माँ बाप तो अपने बच्चों के साथ में रहते हैं। लेकिन जितना बड़ा धनाढ़ परिवार है, उनके बच्चों के पास समय नहीं है कि अपने माता पिता की सेवा कर सकें। एक मेरे पास अभी लेटेस्ट एक किस्सा ऐसा आया कि एक बेटी फॉरेन में है, माँ यहाँ पे अकेली है। उसने 4 कैमरे लगवा दिए हैं, 3 नौकरानियाँ रख दी हैं जिनका समय चेंज होता है, और वो कैमरे से माँ को देखती है, नौकरानियों को समझाती है। पर ये क्या जीवन है? वो अपनी माँ को अपने साथ भी ले जा सकती है। हो सकता है उसकी बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी हों कि वो अपनी माँ को अपने साथ ना रख पाती हो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जिन माँ बाप ने, जैसे पहले कहावत थी कि एक माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकता है, पर 10 बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। आज की स्थिति ये हो रही है, और हमें बच्चों में ये सिखाना है कि यदि आप अपने माँ बाप की कदर नहीं करोगे तो ये समाज धीरे धीरे कहाँ जा रहा है। आज जैसे हम समाज में देख रहे हैं कि बच्चे शादी नहीं कर रहे हैं, शादी करते हैं तो बच्चे पैदा नहीं करते, कुत्ते और बिल्लियों को पाल रहे हैं और उनको ही अपना बेटा बना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी एक मतलब हम देखेंगे हमारे भारतवर्ष में कितना विसंगति ये पैदा हो रही है। तो हम लेखक के द्वारा ही, लिखने के द्वारा ही इन चीज़ों को दूर कर सकते हैं। अच्छा, कभी लॉन्च कर रहे स्टॉल पे, अगर लोगों को स्टॉल पर नहीं, अमेजॉन के ऊपर है। अमेजॉन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हंसी खुशी और मानव मन की व्यथा, हंसी खुशी और मानव मन की व्यथा शब्दों से संवर कर बन जाती है कथा और लघु कथा, और रेत महल है इसी की गाथा, रेत महल है इसी की गाथा। ये रिश्ते खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। फिर से हाँ, ये रिश्ते खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। ये रिश्ते खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। बना के फिर वो हमेशा निभाए जाते हैं। हमारी आँख से गिरते हैं कीमती मोती कि उनमें हम अपने गमों को बहाए जाते हैं। और इस तरह के गमों से दूर करती है ये रेत का महल। जब इसको हम पढ़ते हैं तो आशा का संचार होता है और उससे गम दूर होते हैं। तो रेत के महल के लिए बहुत बहुत अभिनंदन अलका पांडे जी का। मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं कदम बढ़ाती गई रास्ता देखकर, खुद ब खुद नज़दीक आती गई मंजिल मेरा हौसला देखकर। क्या बात है, अधिवेशन किया, औरतें ऐसे ही करती हैं। मैंने ना अधिवेशन किया 3 दिन का, ऑल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें 22 देशों से लोग आए, 2 दिन का रहने का। उसमें इतनी महिलाओं, मैं आपको बताऊंगा, कभी भी आप दोनों लोगों को बता रहा हूँ कि अपने अच्छे कांटेक्ट में कभी नहीं देने का किसी को। अरे औरतें बड़ी चालाक होती, ले देखिए, सर्वप्रथम तो रेत का महल जो कहानी संग्रह है, इसके लिए मैं बहुत सारी बधाई देता हूँ लेखक अलका पांडे जी को। और एक यथार्थवाद, जो कहानियों का जो मूल तत्व है, जो कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रही हैं, जो यथार्थवाद के निकट रही हैं। मुझे लगता है ये सारी कहानियाँ, इसमें जो 18 कहानियाँ हैं, वो जीवन के अनुभवों पर, कटु अनुभवों पर, संवेदनात्मक स्तर पर बहुत सघन है इनकी संवेदनाएं, अनुभव अलका जी के। और उन संवेदनाओं को उन्होंने कहानी के रूप में पिरोया है
तो मुझे लगता है कि जब संवेदना और यथार्थ एक कथा के रूप में आते हैं तो कहीं न कहीं वो पाठकों के हृदय को छूते हैं। और ये कहानियाँ ऐसी ही हैं। इसमें एक कहानी तड़प है, जो है अस्तित्व है, रेत का महल तो है ही एक, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जैसे तड़प जैसी कहानियाँ आने वाले समय में पाठकों को न केवल प्रभावित करेंगी बल्कि जो नए रचनाकार हैं उन्हें भी लिखने के लिए प्रेरित करेंगी। तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं इस अच्छे कथा संग्रह के लिए। थोड़ा पीछे रोक दीजिए, ये जस्ट यहाँ पर लोग खड़े हैं ना, कम से कम इनको मना कर देंगे तो आप बात कर